नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे यूपी की उन 10 विधानसभा सीटों को लेकर जिन पर उपचुनाव होने हैं। 10 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनके विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद चुन लिए गए, जबकि एक विधानसभा के विधायक अयोग्य करार दिए जाने से यह सीट खाली हो गई। आज नेशनल वॉइस में इन्हीं 10 सीटों में से कुछ सीटों पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 9 विधायक सांसद निर्वाचित हुए थे। इन विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब सांसद बन गए हैं। इसके अलावा सपा के एक विधायक इरफान सोलंकी को अयोग्य करार दिए जाने से उनकी सीट रिक्त हो गई। उत्तर प्रदेश की इन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आइए ग्राफिक्स के पर नजर डालते हैं। तो ये जो विधानसभा है, इन विधानसभाओं पर चर्चा होंगे। अलीगढ़ की खैर, अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहारी, ये विधानसभा, इन विधानसभाओं पर जो हैं उपचुनाव होने हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर, कानपुर नगर की सीसामऊ और प्रयागराज फूलपुर की सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ये 6 विधानसभाएं दिखाएं। अब देखिए, गाजियाबाद की गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। साथ ही साथ मैनपुरी की करहल विधानसभा में भी उपचुनाव होने हैं। तो आपने ये देखा कि कहां-कहां से कौन कौन जो सीट हैं वो खाली हुई हैं, उस पर उपचुनाव होने हैं। अलीगढ़ की खैर पर अनूप प्रधान वाल्मीकि विजयी हुए थे 2022 में। इसी तरह से मुजफ्फरनगर के मीरापुर में चंदन चौहान रालोदा से विजयी हुए थे। कानपुर नगर सीसामऊ से हाजी इरफान सोलंकी यहां पर सपा से विजयी हुए थे। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, मझवा पर विनोद कुमार विंद और गाजियाबाद में अतुल गर्ग, कुंदरकी पर जियाउर रहमान बर्क जो सपा से थे, ये विजयी हुए थे। तो ये तमाम जो सीटें हैं, जैसे मैनपुरी की करहल, अखिलेश यादव यहां से विजयी हुए थे जो सांसद चुन लिए गए। तो ये सब जो विधानसभा सीटें हैं, इन पर जो है उपचुनाव होने हैं। आज जिन सीटों पर हम चर्चा करेंगे, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो आज जो सीट है वो है कटेहरी विधानसभा। कटेहरी विधानसभा सीट पर हम चर्चा करेंगे आज, जिसमें सपा से लालजी वर्मा विजयी हुए थे। इनको 93,524 वोट मिले थे, यानी कि 37.70% वोट मिले थे। वहीं अगर जो बात करें निषाद पार्टी की, ये दूसरे नंबर पर रही थी। अवधेश कुमार प्रत्याशी थे, 2022 की हम बात कर रहे हैं। 85,828 सीट पाए थे, इनको 34.67% वोट मिले थे। वहीं अगर जो बीएसपी की बात करें तो बीएसपी तीसरे स्थान पर रही थी कटेहरी विधानसभा में, और प्रतीक पांडे यहां से चुनाव जीते थे। 58 तीसरे नंबर पर रहे थे और 58,482 वोट इनको मिले थे। 23.62% इनको वोट प्राप्त हुए थे, यानी कुल जो पड़े मत थे इसमें। अब हम बात करेंगे यहां के जातिगत समीकरण की हम अगर जो बात करेंगे तो कटेहरी विधानसभा के जातिगत समीकरण क्या है? दलित 90,000 हैं, मुस्लिम 50,000 हैं, ब्राह्मण 44,000 यहां पर हैं, यादव 28,000, ठाकुर 20,000, राजभर यहां पर 17,000 यहां पर हैं, तो कुर्मी 40,000 भी यहां पर हैं। तो ये जातिगत कटेहरी का जातिगत समीकरण है जो हम आपको बता रहे हैं। यहां पर यादव 28,000, ठाकुर 20,000, यानी कि सबसे ज्यादा यहां पर दलित और मुस्लिम हैं। दलित और मुस्लिम। तो अब हम
इन पर चर्चा करेंगे एक एक करके। जैसे कटेहरी विधानसभा हुआ, मीरापुर विधानसभा हुआ, सीसामऊ विधानसभा हुआ, 3 विधानसभाओं की हम चर्चा करेंगे। तो कटेहरी विधानसभा की हमने पूरा डिटेल आपको दिखा दिया कि यहां जातीय समीकरण क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय समीकरण लगाए जाते हैं और वास्तव में जातिगत आधार पर चुनाव होते भी हैं और राजनीतिक पार्टियां इसी पर जो जातिगत समीकरण के आधार पर ही राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी गोटियां फिट करती हैं और बैठाती भी हैं, सफल भी होती हैं, सरकार भी बनाती हैं। तो ये हमने सारे चीज आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। हमारे साथ इस समय चर्चा के लिए जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो है अश्विनी शाही जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी मेहमानों का। हमारे साथ जल्द ही एक राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे तो उनसे भी चर्चा होगी, लेकिन चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं कटेहरी विधानसभा। कटेहरी विधानसभा जहां तक कहें तो ये सपा जो है यहां पर विजयी रही थी। लालजी वर्मा यहां से चुनाव जीते थे। 37.78% यहां पर वोट मिले थे। बीजेपी का कहीं 3 नंबरों में कहीं अता पता नहीं है 2022 के चुनाव की अगर जो परिणाम देखें तो। और इस समय लोकसभा चुनाव की हिसाब से अगर जो देखा जाए तो बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ऐसे में अश्विनी शाही जी, यहां जो जातीय समीकरण है यहां पर दलित 90,000, मुस्लिम 50,000, तो क्या लगता है आपको सपा ने इस बार अगर पुनः अपना प्रत्याशी कोई खड़ा किया तो क्या हो सकता है? कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं? कुछ रणनीति आपकी क्या होगी कि हां यहां पर आप विजयी हो जाएं, सपा का प्रत्याशी न जीत पाए? देवेंद्र जी, रणनीति का खुलासा तो यहाँ करना जो है नामुमकिन सा है, मगर भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी। क्योंकि देखिए 77 का चुनाव से अब तक के अगर आंकड़े देखे जाएं तो 5 बार बहुजन समाज पार्टी और 2 बार जो है समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीती है। लालजी वर्मा जी वहां से चुनाव जीते हैं और चूंकि प्रत्याशी बदल गया है और प्रत्याशी बदलने के साथ भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी कुछ एक बेहतर देने का प्रयास करेगी और समाजवादी पार्टी भी एक दूसरे प्रत्याशी को उतारेगी। तो चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होगा ये देखना कि कौन वहां से जीतता है। चूंकि जातीय समीकरण भी वहां कुर्मी और ज्यादा हैं, राजपूत वोट भी ठीक ठाक हैं, तो कुल मिलाकर एक ऐसे समीकरण से जो है चुनाव लड़ा जाएगा कि हो सकता है कि इनकी सीट को हम इनसे छीनने का काम करेंगे। कटेहरी विधानसभा ऐसी नहीं है कि इसको जीता ना जा सके, मगर जनता का जो रुझान रहा है तो मैंने अभी बता दिया, बहुजन समाज पार्टी ने 5 बार यहाँ से चुनाव जीता है, 5 चुनाव, और समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 बार ही चुनाव जीती है यहाँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग अप्रत्याशित चुनाव परिणाम की तरफ देख रहे हैं इसको, और आने वाले दिनों में जब जैसे चुनाव होता है हमको आपको सबको दिख जाएगा। अभी कहना कुछ बेमानी होगा। लेकिन अगर जो CSDS रिपोर्ट जो आई थी लोकसभा चुनाव के बाद, CSDS रिपोर्ट में अगर जो ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सवर्ण जो जातियां हैं वो एनडीए को 79% लाइक की हैं और इंडिया को 16% लाइक की हैं। वहीं अगर जो देखा जाए कि मुस्लिम वर्ग जहां पर ये कटेहरी विधानसभा है यहां पर अगर जो देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2% मुस्लिम जो है एनडीए को समर्थन किए हैं। और अगर अदर जातियों की देखा जाए जैसे कि जाटव हैं, गैर जाटव हैं, ये जो हैं 24 और 29% हैं, 25-26% इंडिया के हैं, इंडिया को ये लाइक कर रहे हैं। तो ऐसे में गठबंधन तो अभी उत्तर प्रदेश में है ही, इंडिया का गठबंधन है ही। तो क्या लगता है आपको कि मुस्लिम में यहां पर मतदाता तो बहुत ज्यादा हैं, ये दिख रहा है जो जातीय समीकरण है, दलित हैं उसके बाद मुस्लिम हैं, तो दलित को रिझाने का प्रयास कैसे कर पाएंगे आप? क्योंकि एक मुद्दा रहा है लोकसभा चुनाव में, एक मुद्दा यह रहा है संविधान बदलने का। इससे जो दलित वोटर्स हैं
इनकी जमीन खिसकी है, वो आपकी तरफ ना जाकर के कांग्रेस की तरफ गए हैं और कांग्रेस का सपा से गठबंधन हुआ है। ऐसे में इन दलित जातियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का क्या ऐसा फार्मूला तैयार कर पाएंगे आप कि ये आपके साथ आ जाएंगे? हां, ये जरूर है कि निषाद पार्टी आपके साथ है जो दूसरे नंबर पर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 80 के दशक से पहले, 80 का मतलब पूरा दशक अगर देखा जाए तो ये दलित और मुस्लिम और सबका गठजोड़ कांग्रेस के साथ हुआ करता था। लेकिन कांग्रेस के वोटों को तोड़ने का काम फिर क्षेत्रीय पार्टियों ने किया, जो समाजवादी पार्टी और बाद में बहुजन समाज पार्टी ने। तो ये कांग्रेस का वोट खिसक कर उनके तरफ पहुंचा है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया तो दलितों को लगा कि हाँ, हमारे जो है हित की बात ये पार्टी करती है और ये लोग आ रहे थे हमारी तरफ। और उसके बाद 2014 के चुनाव के बाद से 14 में आए, 17 में आए, 19 में आए, 22 में आए, तो इस सब में आए। मगर जो आपने जो कहा कि संविधान खतरे में है, इस तरीके का एक जो है झूठा षड्यंत्र फैलाया गया, एक जो है नेगेटिव नैरेटिव फैलाया गया इंडी अलायंस की तरफ से, उस भ्रम में ये लोग आए। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वो राहुल गांधी जी का 8500 का सिग्नेचर किया हुआ फॉर्म लेकर जब पहुंचने लगे लोग कांग्रेस दफ्तर, तो भ्रम वहां टूटा कि भाई हमको ये खटाखट नहीं मिलने वाला है। और जो संविधान बदलने की बात थी, ये दलितों तक भी ये आवाज पहुंच गई कि कहीं संविधान नहीं बदला जाएगा। ये लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे थे। जब 8500 खटाखट नहीं दे पाए ये लोग, तो हमारी वही पुरानी पार्टी बेहतर है। ये लोग सिर्फ नेगेटिव नैरेटिव फैलाते हैं। तो दलितों ने भी अब मन बना लिया है कि इनके झूठ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हमको संविधान बदलना होता, उनको पता था कि 350 सीट इनके पास 19 के चुनाव में था, ये लोग बदल दिए होते। 400 तो हमारे सहयोगी दलों के साथ जो बाहर से समर्थन करते रहे थे उनको मिला के हमारे पास था। मगर वो झूठ जो इंडिया अलायंस ने बोला था वो समझ में आ गया जनता को। तो जनता अब इस बार कायदे से खुले मन से निर्णय लेगी और फिर जो हमारे पास वो लोग आए थे वो जरूर आएंगे, क्योंकि हम उनके लिए विकास के कार्यक्रम चला रहे हैं और उनको उस विकास के कार्यक्रम में मजा आ रहा था। वो थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गए थे, फिर वापस आएंगे, यही हम कहना चाहेंगे। चलिए डॉक्टर सुधा मिश्रा, हम आपके पास आएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि बात दलितों की अब चल रही है और ये संविधान बदलने वाली बात भी चल रही है। तो सपा की यहां पर सीट 2022 में यहां से विजयी हुए थे, अब यहां पर उपचुनाव होना है, तो हम सपा के रविंद्र सिंह जी के पास जाना चाहेंगे सबसे पहले, उसके बाद आपके पास आते हैं। रविंद्र जी, सवाल यहां पर यह है कि निषाद पार्टी दूसरे नंबर पर रही है कटिहारी में 34.67, यानी कि कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो 3% वोट ज्यादा पाकर के आप विजयी हुए हैं सपा वहां से। लेकिन निषाद पार्टी जो है अब बीजेपी के साथ है। साथ ही साथ जो ये संविधान बदलने वाली बात है, अब ये विधानसभा में तो चलेगी नहीं, और इसके लिए पूरी रणनीति अगर जो बीजेपी बना लेती है तो दलितों का वोट जो है हो सकता है कि इनकी तरफ खसक जाए। तो ऐसे में यह सीट आपके हाथ से कहीं चली ना जाए। जी कुशवाहा जी, सबसे पहले तो ये जो सीट है क्या सुल्तानपुर, बस्ती और फैजाबाद लोकसभा सीट से जुड़ी हुई है। 14 बार के हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मात्र एक बार 1991 में जीती हुई है। तो उस समय भी वो जो दौड़ चला करते थे, उन्मादों के दौड़ चला करते थे, ये जाके फैजाबाद में अयोध्या जी में मंदिर गिराया करते थे, फैजाबाद में दंगे किया करते थे, तब भी नहीं जीतते थे वहां। तो ये एक ऐसी सीट है जो निश्चित रूप से समाजवादी विचारधारा की है। कभी कांग्रेस जीती है, कभी बसपा जीती है, कभी समाजवादी जीती है। अब जो निकटतम प्रतिद्वंदी की बात कर रहे हैं, निकटतम प्रतिद्वंदी हमारे निषाद पार्टी के जो रहे हैं, निषाद पार्टी पूरी तरीके से मन से भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई है, चेतावनी भी दे चुकी है इनको। उनके कार्यकर्ता का जो बेस है वो अभी
अपनी निषाद पार्टी से तो अलग हुआ ही है, भारतीय जनता पार्टी से भी अलग हुआ है। फिर ये पूरी की पूरी अगर आप विधानसभा को देखेंगे तो इसके इर्द गिर्द जो उन्माद का माहौल था, फैजाबाद लोकसभा सीट में, वो भी खत्म हुआ। बस्ती, ये भी एक पवित्र जगह है, धर्मस्थल, वहां से भी खत्म हुआ। सुल्तानपुर एक पवित्र स्थल है हिंदू धर्म, वहां से भी हार गए ये लोग। उसका प्रभाव भी पड़ेगा। मैक्सिमम आबादी जो है यहाँ की पीडीए की है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाएं हैं, क्षत्रिय है यहाँ पे। 20-25 हजार वोट आपने बताया। क्षत्रियों के साथ जो भी कुछ इन लोगों ने बर्ताव किया, एक रूपाला नाम का अपराधी है, फिर एक बार जीत गया है वो गुजरात से। तो क्षत्रिय लोग वो दर्द को भूले नहीं अभी, जो उन्होंने कहा था कि अपनी बहन बेटियां ले जाके अंग्रेजों को दे देते थे। वो दर्द न पश्चिम के क्षत्रिय भूले हैं, न पूरब के क्षत्रिय भूले हैं। और जो कुछ भी सोनेलाल पटेल में कि अध्यक्ष जी ने, अनुप्रिया पटेल ने बोला था क्षत्रियों के बारे में, उसको भी क्षत्रिय नहीं भूले हैं। तो जो पीड़ित क्षत्रिय हैं हमारे पीडीए में, वो भी पूरी तरीके से आएंगे और यह चुनाव हम जीतेंगे, किसी भी परिस्थितियों में जीतेंगे। इसमें जो बजट आया है केंद्र सरकार का, वो इस हमारे जीतने की आहुति में एक तरीके से जी सहयोग काम करेगा और सहयोग करेगा, क्योंकि इस बजट में पीडीए के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए इस पर हम भी चर्चा करेंगे, अभी आकर के इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी देर से डॉक्टर सुधा मिश्रा आप दोनों को सुन रही हैं बड़ी धैर्य से। हमारे साथ एक और हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। अतुल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे, लेकिन बारी है डॉक्टर सुधा मिश्रा की। कांग्रेस से हैं, जो 10 लोकसभा की सीटें हैं जिस पर माफ कीजिएगा, विधानसभा की जो सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने हैं, तो ये इसमें कोई ऐसी सीट नहीं है जो कांग्रेस यहां पर विजयी रही हो 2022 में। तो क्या लगता है कि आपको, जो कांग्रेस को ये सारी सीटें जो हैं सपा को दे देनी चाहिए कि आप लड़ें, क्योंकि हम तो थे ही नहीं, या फिर इसमें कुछ भागीदारी होगी कि नहीं कुछ हम भी लड़ लें? देवेंद्र जी देखिए, सीटें किसको कितनी दी जाएंगी ये वक्ताओं का काम नहीं होता है कहने का। हम अपने पार्टी के विचार को रखते हैं। तो जिसको जो संगठन में, गठबंधन में जो चीजें होनी होंगी उसकी बातचीत भी चल रही होगी, और जो हमारे गठबंधन के लिए बेहतर होगा वो कार्य बिल्कुल होगा। जहां तक बात है कि जो चुनाव हो रहे हैं, अभी हमारे अश्विनी भाई, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हास्यास्पद होता है। बात ये लोग करते हैं कि संविधान बदलने की बात हमने कही, हमने झूठ बोला। अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं। मतलब जनता को आप लोगों ने क्या समझ रखा है? जनता के खैर ख्वाह आप बनेंगे नहीं, सच उससे बोलेंगे नहीं, और जनता के सामने आपकी कही हुई बात रख दी गई, और आपके जुमलों को और आपकी सच्चाई को अगर समझने लगी है, तो आपको लगता है कि हमारे गठबंधन का नाम अगर इंडी है, आप इंडी कह देंगे तो लोग हमें वोट नहीं देंगे। तो ये आपकी जो साजिशन बातें होती है चलने वाली नहीं। मैं हमेशा की जनता के मतदान का अधिकार इस संविधान को जो मजबूती देता है, उसमें आपके झूठ की भी हार होती है। क्योंकि ये लोग जानबूझ के सोचते हैं, जो कहते 10 से अधिक लोगों ने कहा कि 400 का पार, हमें 400 का, जिससे हम संविधान बदलेंगे। बस आपके नेता कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं नहीं हमने नहीं कहा, और जनता आपकी बात नहीं मान रही है, और हम आपकी सच्चाई को जनता तक ला रहे हैं और जनता उस बात को मान जा रही है। तो उसका परिणाम क्या हुआ देवेंद्र जी, कि जनता अब आपके झूठ को, आपके जुमलों को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो मोदी जी की बात नहीं मान रही है। जहाँ तक चुनाव की बात है, अभी आप बात करें कटहरी की, जो हमारी अम्बेडकर नगर के 5 समाज के शहरी है 270, वहाँ का जो इतिहास रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो या जितने भी हमारे चुनाव है 10 डिस्ट्रिक्टों पे, हमारे गठबंधन का जो आगे बढ़ना है वो तय दिख रहा है।
अब उसमें कांग्रेस, सपा और बाकी पार्टियों के नाम नहीं गए, गठबंधन से तब भी लड़ रहे थे, गठबंधन में आज भी है। और हमारा जो जीतने का दावा है वो ऐसे ही नहीं कि बस खोखले वादों की तरह की 400 पार सदन में नारा लगा रहे हैं और हम हार गए। हम जान रहे हैं कि हम जमीन के स्तर पे जनता के साथ जुड़े हुए, उनकी मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे जातीय समीकरण की बात करिए, चाहे जनता के साथ जुड़े होने की बात करिए। जनता हमारे साथ, हमारे गठबंधन के साथ। तो इनका अभी भी देखिए लोकसभा का रिजल्ट आ गया, इतना समझ गए कि झूठ बोल के, जुमले बोल के, महज कागजी विकास की बात करते हैं। बजट आया, दिवाली भाई कह रहे थे, सरकार बचाने के लिए 2 प्रदेशों को दे दिया गया, वहां बह रहे हैं पुल बह रहे हैं, 11 पुल बह गए और उनको इतने पैसे किस दिए जा रहा है कि और कमाओ, हमारे टैक्स के पैसे और पुल बनाओ और बहाओ, और नहीं, और पुल बनाओ और बहाओ और कमाओ, नहीं बनाओ और बहाओ और कमाओ। तो दिक्कत आपकी जनता समझने लगी है ना इनकी बातों को, कि तुम सरकार बचाने के लिए कुछ भी करो। अश्विनी साहब जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको बोलूं पिछले इतने वर्षों के प्रधानमंत्री जितने हमारे रहे हैं, सब इस देश के सम्मान के प्रतीक रहे हैं। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री पूरे लोकतंत्र में होंगे जो अपने देश के, अपने पार्टी के प्रधानमंत्रियों का विरोध जाके विदेश में करते हैं। कहते हैं 2014 के पहले कोई बात ही नहीं हुई, कि जनता सजग है, जागरूक है, जानती है। इन उपचुनाव में जैसे अभी देखिए देवेंद्र, अच्छी बात, कितना डर था कि चुनाव में बाकी राज्यों का साथ करा दिया, उत्तर ना पाएगा। क्यों भाई? इतना ज्यादा है, इतना भयाकुल है कि हार का जो एक वो है के ऊपर सवार हो गया है, वो इतना सवार हो गया है कि बाकी राज्य के साथ चुनाव हो गए। देश में तो हार का डर है कि 10 से 10 तो जीतना नहीं, हारना ही है। तो वो थोड़ा देर में आए कि इनकी जीत नहीं बल्कि पराजय तय है, जनता दे रही है जी, गठबंधन नहीं दे रहा है। गठबंधन तो इनकी बातों को जनता रख रहा है। हार इनकी हो रही है जनता के कारण से हो रही है, कि इनका झूठ और जुमला नहीं चल रहा है। चलिए, झूठ और जुमला आपका चल नहीं रहा है, जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए, उसके बाद हम अतुल मिश्रा जी के पास जाएंगे। मात्र 2 बातें कहनी है। पहला, झूठ के ऊपर आता हूं। जिस तरीके से संविधान और आरक्षण की बात की थी, रेवंत रेड्डी को चाय पिलाने के लिए बुलाया था, वो ऐसे नहीं कि झूला झूलने के लिए नहीं बुलाया था चुनाव आयोग ने। उन्होंने कौन सा वीडियो जारी किया था, किसके लिए बुलाया गया था, उनको वो झूठ और जुमले के लिए ही बुलाया गया था। दूसरी बात जो कहना चाहता हूं, बजट पर हमारी बहन ने कहा बजट कांग्रेसियों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लॉलीपॉप नहीं है, ये देश का बजट है और देश को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। लॉलीपॉप दिया होता ना। अब देखिए बीच में नहीं, सुधा जी बीच में नहीं, मैं बोल रहा था तो बड़ा कष्ट हुआ, अभी मैं बोलूंगा तो कष्ट होगा आपको, मत नहीं। अब हम लोग ऐसे नहीं बहस करते हैं, हम लोग बहस नहीं करते हैं। मैंने तो शांत होकर सुना, मैंने तो आपके बीच में जवाब नहीं दिया, लेकिन आपको तीर क्यों लग जाता है? आप लोगों को, कांग्रेसियों को तीर दिल पे क्यों लग जाता है, ये नहीं समझ में आता है मेरे। क्योंकि कांग्रेसी झूठ के नींव पर खड़े हैं और इनकी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका झूठ सुन लीजिए। कल वो गाली वाली बाई हैं, उनको मैं गाली वाली बाई हमारे जिले की हैं, तो मैं उनको ये कहता हूं कि कल वो कह रही थी रक्षा बजट कम कर दिया गया, 6.25 लाख करोड़ का रक्षा बजट 6.25 लाख करोड़ कर दिया गया। रक्षा बजट कम क्यों कर दिया? ये झूठ फैलाने का काम है इन लोगों का, इन लोगों का झूठ फैलाने का काम है। और झूठ पर ही जनता इनके थोड़ी देर के लिए ये लोग बरगला दिया थे जनता को, जनता के समझ में आ गया है। और इसी विधानसभा चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तो सपा की बैसाखी पर चढ़कर जिस तरीके से उछल रही है, जैसे पहली बरसात के मेढक उछलते हैं, पहली बरसात के, अभी तो जूतम पैजार होगी। देखिएगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इंडी अलायंस में जब इनको 7 सीटें मिल गई तो ये लोग इतना उछल रहे हैं, तो अखिलेश यादव को जिस तरीके से धूल धूसरित करना चाहेंगे, चलिए समझ में आएगा। ठीक है, हम आएंगे आप लोगों के पास। अतुल मिश्रा जी बड़े धैर्य से, ठीक है, अतुल मिश्रा जी बड़े धैर्य से हमारे सभी मेहमानों को सुना आपने। अतुल मिश्रा जी, कटेहरी विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, बात बजट तक पहुंच गई, बात बिहार तक पहुंच गई, और बात अगर जो थोड़ी देर और रुकते तो विदेश भी पहुंच जाती, लेकिन बात हो रही है कटेहरी विधानसभा की। कटेहरी विधानसभा में आखिर क्या आकलन कहता है अभी तक का? क्योंकि CSDS की रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के बाद जो आई है
उसमें जो दलित जातियां हैं, सिर्फ सवर्ण ज्यादा एनडीए को पसंद कर रही हैं और कुर्मी, क्वेरी, ओबीसी वर्ग इनको पसंद कर रहा है, जबकि दलित और मुस्लिम बहुत कम पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति बन पाएगी कटहरी की? देखिए, कुशवाहा जी है क्या कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो संविधान और आरक्षण का मुद्दा लेकर चले विपक्षी लोग, वो कुछ ही समय तक चलेगा। पीछे रीजन हम आपको बता देते हैं। इस संविधान की बात आपने की, लेकिन संविधान के बारे में क्या आप जानते हैं कि संविधान क्या है और कांग्रेस ने कितनी बार संविधान को बदला? जनता ये भी तो नहीं जान पाई थी। लेकिन इस चुनाव के बाद में आप ही के माध्यम से जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने इस चीज को बताया लोगों को कि कांग्रेस के समय पर कितनी बार संविधान को बदला गया। उसके बाद में आपने एक झूठ वाली बात अभी आई थी, सुधा जी कह रही थी, क्या ये 8500 रुपए सत्यता है कि झूठ है? सुधा जी इस बात को बता पाएंगी? ये आपके जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, जो सबसे बड़े आपके कांग्रेस के नेता इस समय माने जाते हैं, उन्होंने स्टेज पर ये बात कही थी कि 8500 रुपए खटाखट आपके अकाउंट में आएंगे, लेकिन वो अकाउंट में आ नहीं। सरकार बनने की बात थी, कैसे आप लोग बात सुधा जी मेरी बात तो सुन लीजिए, लेट अस कंप्लीट। क्या बातें सुन लो आप लोग? बिना सुनकर क्या नर्वस प्रलाप करते हैं? सरकार बनने के बाद लोगों के खाते में आने की बात थी। अरे कम से कम पूरी बात तो सुना करिए। थोड़ा पानी ना 5 तारीख को 5 तारीख से खटाखट खाते में 8500। देखिए, सरकार बनने के बाद की बात नहीं थी, 5 तारीख के बाद। नहीं सुधा जी, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। 5 तारीख। जी अतुल मिश्रा जी, नहीं अतुल मिश्रा जी को आप लोग सुन लीजिए। जी। और ये जो खटाखट है, ये हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, यहाँ पर माल एवेन्यू में कांग्रेस का ऑफिस है और मैं राजनीतिक विश्लेषक भी हूँ और पत्रकार भी हूँ, सब देखता हूँ। तो वहां पर औरतें गई थी तो उनको भगा दिया गया था। तो अगर ये सत्यता है तो इस सत्यता को मैं प्रणाम करता हूँ कि अगर भगा दिया जाता है। दूसरे नंबर वो पीडीए की एक बात आई कि पीडीए के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। तो जहां तक मैं जानता हूं कि पिछले 10 साल में पीडीए हो चाहे कोई हो, सबका साथ सबका विकास, सबको जल से नल मिला, मकान मिला, जनधन हुआ, गैस हुआ और भी कई चीजें थी कुशवाहा जी जो सबको दिया गया, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो और चाहे वो सवर्ण हो, उसमें कहीं भेदभाव नहीं रखा गया। हुआ क्या कुशवाहा जी की थोड़ा सा जो अभी एक बात आई 405 वो बीजेपी को कहीं ना कहीं अयोध्या के सांसद जो पूर्व सांसद थे उनके द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो गया और उसके बाद मेरठ के सांसद ने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जिसका नुकसान एनडीए को निश्चित तौर पर उठाना पड़ा। इन्होंने एक बात और कही कि अभी लेकर आई थी, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक की स्थिति के बारे में आप क्या बोलेंगी? कर्नाटक की स्थिति में आप क्या मुस्लिमों के साथ में जो कर रही है और सवर्णों को किनारे कर रही है या दलित को किनारे कर रही है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगी आप? उसके बारे में आप नहीं बोलना चाहती हैं। क्या एक ही वर्ग की राजनीति हिंदुस्तान में बचेगी? ऐसा नहीं है। वर्ग सब है और सब कुछ समझ रहे हैं। आपने कचहरी उसकी विधानसभा की बातचीत की, आपने दलित को वहां पर लेकर चला। चुनाव का समय था, चुनाव के समय पर सबको कहीं ना कहीं स्लाइट माइंड मोड़ा जा सकता है, लेकिन चुनाव के बाद में जब ये अब 10 सीटों का चुनाव आ रहा है तो जनता की समझ में कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति हो चाहे समाजवादी पार्टी की रणनीति हो, वो समझ में आएगी। अब आप आइए यहाँ पर लेकर कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या यहाँ पर ये गठबंधन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस कह रही है मैं 5 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती हूँ और सपा कह रही है मैं 7 सीटों पे लड़ना चाहती हूँ। इस चीज को कांग्रेस नहीं मान रही है। अभी फिलहाल जो आप लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इन चीजों का समाज निश्चित तौर पे देखेगी। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर इस बार मोदी जी सरकार ना बनाते, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कह रहा हूँ, तो जितनी इनकी पार्टियां थी इंडिया गठबंधन की,
क्या ये सरकार कैसे बनाती, किस तरीके से बनाती है, इनके ऊपर था। लेकिन उस जगह पे एनडीए की सरकार ने देश हित को देखते हुए तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए सरकार बनाने का कोशिश किया। उनको ये मालूम था सरकार नहीं बना पाएंगे, दोबारा चुनाव होगा, चुनाव होने से देश पर बोझ पड़ेगा। अब मैं आता हूँ बजट की बात पर। बजट के लिए कहा गया उत्तर प्रदेश में बजट नहीं दिया गया, दलितों के लिए कुछ नहीं किया गया, इस तरीके की वार्ताएं बहुत से हुई। और भी प्रदेश कह रहे हैं क्या बजट पुराना वाला पढ़ा है क्या, सुना जी आपने? या समाजवादी पार्टी के जो बैठे उन्होंने बजट तो पढ़ा है पुराना वाला? नहीं पढ़ा है। अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उस बजट में आप देखिएगा जो बजट पुराना था उस बजट को एज इट इज बढ़ा के कुछ रखा गया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बजट को उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या आपके वो जो आपका मुंबई है वहां पर कम कर दिया, कहीं नहीं कम किया गया है। बजट को उसी तरीके से पाकिस्तान में ये बात कही जा सकती है कुशवाहा जी कि हिंदुस्तान का जो बजट दिया गया है वो समझ लीजिए पाकिस्तानियों के दिमाग में अगर घूम रहा है और हमारी हिंदुस्तान की जनता उसको नहीं समझ पा रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चलिए देखिए सुधा जी, मैं पाकिस्तान को क्यों लाया मैं बता दूं पाकिस्तान आज इतना हो रहा है कि उनको ये मालूम है कि मुझे अपनी आर्थिक स्थिति समाज संभालने के लिए हमको हमारे को करना पड़ेगा, हमको हमारे को करना पड़ेगा। इस चीज को आप समझिए, इसको पढ़िए, कम से कम आप पढ़िए, डिबेट में बैठते हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। डिबेट में बैठने का मतलब ये उनको विरोध करना है, उन चीजों को समझने की कोशिश करनी है आपको। विरोध करना ठीक है लेकिन समझ के विरोध करना उसकी बात अलग होती है। पाकिस्तान मुसलमान हिंदू करने नहीं बैठे हैं। नहीं, आप क्यों नहीं करने बैठी? अगर आप पाकिस्तान नहीं करने बैठी, पाकिस्तान की क्यों बात आप लोग कर लीजिए। ठीक है अतुल मिश्रा जी ठीक है हम आएंगे। अभी एक सीट और है, उस पर भी चर्चा हो जाए। मीरापुर विधानसभा की सीट पे हम चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफिक्स हम दिखाएंगे, उसके बाद रविंद्र जी से शुरुआत करेंगे। बहुत कम बोलने का मौका मिला है तो सबसे पहले ये कटिहरी विधानसभा यानी कि ये यहाँ पर रालोदा राष्ट्रीय लोकदल विजयी रही है। चंदन चौहान यहाँ पर प्रत्याशी थे और ये विजयी रहे हैं। 1,07,421 वोट पाए हैं। 49.57% इनको वोट मिला है। बीजेपी दूसरे स्थान पर प्रशांत चौधरी थे और बसपा से सलीम कुरैशी थे। यानी कि अगर जो देखा जाए परसेंटेज की बात तो रालोदा से जो है रालोदा 49.57% वोट पाती है और बीजेपी जो है 36.94% वोट पाती है। वहीं बसपा 10.98% वोट पाती है। यानी कि काफी अंतर है। बीजेपी दूसरे नंबर पर तो है लेकिन राष्ट्रीय लोकदल से काफी अंतर है। अब थोड़ा सा जातीय समीकरण की तरफ भी ध्यान दे लें तो यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी ज्यादा दिख रहे हैं। मुस्लिम प्रत्याशी निर्णायक भूमिका में है। यहाँ पर जाट हैं, गुर्जर हैं, जिनकी संख्या हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मुस्लिम जो हैं, कश्यप हैं, पाल हैं, ये जातीय यहाँ का समीकरण है। तो मीरापुर की तो हम अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। मेहमान जो हमारे साथ हैं, मुस्लिम यहाँ पर वर्ग जो है ये निर्णायक भूमिका में है और यहां रालोदा राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। बीजेपी दूसरे स्थान पर रही है। लेकिन इस समय जो सीएसडीएस की रिपोर्ट है, सीएसडीएस की जो रिपोर्ट है उसमें मुस्लिम वर्ग जो है 92% इंडिया को लाइक किया है। क्या लगता है कि इस बार जो बीजेपी और रालोदा का गठबंधन है, राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, इसको भी आप मात दे देंगे? हालांकि अभी ना कांग्रेस तीसरे पे है ना सपा तीसरे पे है। रविंद्र जी तो मीरापुर विधानसभा में अभी गिने चुने चुनाव हुए हैं। अभी इन चुनाव में एक बार खाली अवतार सिंह भड़ाना जीते हैं जो कि मूल रूप से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट में, जो मूल रूप से कांग्रेसी हैं और पार्टियां बदलते रहे हैं। उसके बाद से मीरापुर से कभी भी खाता नहीं खुला। भारतीय जनता अभी हमारे जो
चंदन चौहान जी हैं, बड़े राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं ये। इनके पिताजी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनके पिताजी सांसद रह चुके हैं, राष्ट्रीय लोक दल से लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तीसरी या चौथी पोजीशन थी, प्रशांत थे वहां से भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद ही नहीं मीरापुर में। फिर वहां की स्थानीय समस्या है, ये कंबल बनाने के लिए प्रसिद्ध था, खत्म कर दिया है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन बनते थे, खत्म कर दिया। खांडसारी उद्योग था, सब खत्म कर दिया है। तो स्थानीय मुद्दे भी हैं मीरापुर में। और ये चूंकि बिजनौर और मुजफ्फरनगर के बीच में ये विधानसभा आती है, इसमें से जो एक अगर लोकसभा माना जाए तो एक सीट बिजनौर में भी चली जाती है। और ये कांवड़ मार्ग पे है, कांवड़ मार्ग पे जो उन्माद फैलाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो मीरापुर विधानसभा सीट है, शुरुआती दौर से ही भारतीय जनता पार्टी से दूर रही है। आखिर चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने और दुर्गत किया हुआ है। इस सीट के लिए राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी में रस्साकसी चल रही है। तो ये सीट इसी रस्साकसी में चली जाएगी और भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन यहाँ से जीत के आएगा। एक बात कह देना चाहता हूँ राजनीतिक महोदय विश्लेषक से, वो कंफ्यूजन में ना रहे कि पढ़ना वो जानते हैं, और जो प्रवक्ता किसी भी पार्टी का वो पढ़ के नहीं आता है, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो जाके पीएचडी कहीं पढ़ाने लग जाए या पीएचडी पढ़े। इस बात का सलाह किसी को ना दें कि इंडिया गठबंधन का जोड़ यहाँ दिख रहा है, इंडिया गठबंधन का जोड़ दिख रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ये जोड़ होना भी चाहिए, रस्साकसी सीटों में नहीं होनी चाहिए। लेकिन रस्साकसी की बात अगर आ गई बीजेपी और रालोदा में, तो मीरापुर सीट जाती हुई दिखेगी अगर रस्साकसी है तो। अश्विनी जी। हाँ देवेंद्र जी, कहाँ दिख रहा है आपको? अभी तो देखिए। नहीं, हमें कहाँ दिख रहा है, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। रविंद्र जी कह रहे हैं कि रस्साकसी है, आप बताइए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जुतम पैजार होने जा रही है। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने सही बात कह दिया तो रविंद्र भाई को बुरा लग गया। लेकिन देखिए, मीरापुर सीट एक बार रालोद जीती है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बार रही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि फिर से हम कोशिश करेंगे। और हमारे और रालोद के बीच में अच्छा खासा व्यवहार चल रहा है। माननीय मंत्री हैं, इन लोगों को कष्ट ये है कि भाई हम क्यों नहीं पहुंच पाए। तो जनता ने तो हमको चुनकर भेजा ना दिल्ली में, तो जनता फिर हमको चुनेगी, चिंता मत कीजिए आप लोग। और इन लोगों के झूठ का वहीं पर वो होगा। अभी जिस तरीके से बता रहे हैं रविंद्र भाई जो बात कह रहे थे, तो हमको तो ये लगता है कभी कभी कि जब तक समाजवादी पार्टी का गठन नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश की जनता पत्ते का जो है कुछ अपने शरीर पर लपेट कर पत्ता पहनती थी, घर थे नहीं, जंगलों में रहते थे हम लोग। सब कुछ इन लोगों ने दिया है, सब इन लोगों ने दिया है, कहाँ कुछ दिया। तो ये तो सुधा जी को सोचना चाहिए कि सुधा जी की अभी 89 तक तो सरकार सुधा जी की कुछ तो काम कराया होगा इन लोगों ने। आग लगा रहे हैं गठबंधन में। सुधा जी रुक जाइए, एक एक करके, आवाज बड़ी खराब आ रही है। सुधा जी रुक जाइए, थोड़ा सा याद कर लीजिए। सुधा जी, आप मेरे बीच में तो नहीं बोलती थी, लेकिन आज बौखला क्यों रही है? कुछ कांग्रेस से और सपा से गड़बड़ होने जा रहा है क्या? मैं कह रहा हूँ अभी इन्होंने कहा कि भाई हम जो है ये कर दिए, इन्होंने ये पॉटरी उद्योग खत्म। अरे भाई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया समाजवादी पार्टी की देन थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हमारी देन है। तो उस जिले का भी प्रोडक्ट है, आप पता कर लीजिए क्या प्रोडक्ट है वहां पर। तो ये ऐसे नहीं चलेगा कि हम लोग पेड़ के पत्ते नहीं पहनते थे। सुधा जी की पार्टी ने कुछ काम किया था यहाँ। हाँ, आप लोगों ने लूटने का काम किया हर जिले में, वो अलग बात है। फिर हम लोग उसको सजोकर बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। गुंडों को हम लोगों ने भगाया, कुछ नहीं माने उनको मारा, फिर बहुत कुछ हुआ। जेल में है अभी बहुत लोग, तख्ती लगाकर पहुंचते हैं। तो इन गुंडों को, और मायावती जी की पार्टी ने तो नारा दे दिया था चढ़ गुंडन की छाती पर, वो आप ही के लिए था। तो हर जिले में गुंडा पैदा करना आपका काम था। हमारे यहाँ प्रोडक्ट पैदा होता है, हमारे यहाँ नेतृत्व पैदा होता है, हमारे यहाँ जनता के लिए काम किया जाता है। और हमारा नारा सबका साथ सबका विकास है। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़कर मीरापुर अगर R&D के खाते में जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग है। अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती है तो R&D हमारा पूरा सहयोग करेगी और फिर से हम लोग मीरापुर जीतने की बात करेंगे। चलिए, डॉक्टर सुधा शर्मा कुछ कहना चाह रही थी जी।
डॉक्टर सुधा मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इस देश को 2014 स्वतंत्र मानने वाले लोग हमारा मैनिफेस्टो की चोरी कर ही रहे हैं और हमारे डायलॉग भी ले रहे हैं जी। हमारे प्रवक्ता आए थे, कहते थे कि भाई लगता है इन लोगों को कि 2014 के पहले से पत्ते ही पहनते थे, अब इनको ये भी लेना पड़ रहा है। ये देख लीजिए कि अगर हमारे बनाए रास्ते पे चलना पड़ रहा हो तो कितना बेचारे घबराए हुए लोग हैं। दूसरी बात, बहुत जरूरी बात यह है कि जब कोई बात कही जाए किसी के बारे में, आप जानते हैं मीनापुर की आप बात कर रहे थे, अब पिछले मंडे की बात है जो वहाँ के जितने भी व्यापारी भाई हैं, वर्षा के कारण जो चीजें होती है, उन्होंने बहिष्कार किया उस चुनाव का। शायद इनको पता नहीं तुम्हारे भाई को, क्योंकि कम से कम जो जहाँ का जगह है उस बारे में बता दीजिए। उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है कि अगर यहाँ पे कोई विकास के कार्य नहीं होगा तो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और पूरे व्यापारी वर्ग ने इस बात। अब उसके बाद जब कांग्रेस के बारे में बात करते हैं तो क्या भूल जाते हैं कि जो आपने पहले कहा था और आज कह रहे हैं उसके अंतर को याद भी रखना है, क्योंकि झूठ बोलने पे हर बार झूठ याद रखना पड़ता है। और सच बोलने की खासियत क्या है, एक बार सच बोल के आराम से जाइए, याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग भूल जाते हैं कि कल क्या कहे थे, आज क्या कहेंगे, परसों क्या कहने वाले हैं। जनता अगर किसी की बात को सुन रही है, उस बात को बात नहीं है, आपसे लोग पूछ के आ रहे हैं। यहाँ पे बात क्या हमारी सरकार नहीं थी, लोग नहीं कर रहे हैं, बजाव हो रहा है हमारे यहाँ। अरे भाई, कौन से आपके लोग हैं जो चुका रहे हैं? गलत है। आप इसे फंसे रहेंगे, फिर चुनाव बहुत बुरा हार जाएंगे। अपने पे ध्यान दीजिए कि संजीव बलियान जी के साथ कैसे रहना है, बाकी चुनाव में क्या देखना है, उस पर ध्यान दीजिए। सपा, कांग्रेस, बाकी अन्य लोग अपना काम कर लेंगे। जहां तक हमारे भाई थे भी राजनीतिक विश्लेषक, नाम कुछ बदल दीजिए आप लोग, भाजपा विश्लेषक, कांग्रेस विश्लेषक, सपा विश्लेषक रख लीजिए। नहीं, इसे अन्यथा ना लें, इसे अन्यथा ना लें, इसे अन्यथा ना लें, वो उनका विश्लेषण है। नहीं, अगर जो बीजेपी के पक्ष में जाए तो कम से कम कम से ये क्लियर रहेगा कि राजनीतिक विश्लेषक इंडिया गठबंधन का विश्लेषण करने बैठे हैं, बाकी पार्टियों पर ध्यान नहीं देते हैं, मालूम रहेगा। अच्छा, चलिए एक बात बता दीजिए कि इंडिया इस देश के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जी जी जी, एक चुनाव में देखिएगा देवेंद्र जी, जनता यही बताने वाली है कि झूठ की फसल हर बार काट नहीं पाएंगे आप। आपके झूठ की फसल पक गई, पक के खराब भी हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो झूठ बोलना छोड़ के कम से कम जनता, आपको जनता ने दिया है, अगर आप सत्ता में है कुछ भला करिए, क्या पता कुछ चीजें बेहतर होने लगे। लेकिन अच्छा, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही कि एक बात हम आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, कि ये जो दलित वोटर्स हैं, चाहे किसी भी विधानसभा में हो, वो ज्यादातर इंडिया को लाइक किए हैं बसपा के बाद, यानी कि बसपा से टूट करके। यानी कि पहले दलित वोटर्स कांग्रेस के थे, फिर बसपा में गए और बसपा से अब इंडिया की तरफ लौटे हैं, ये जो CSDS रिपोर्ट बता रही है। तो ये कारण क्या है? ये आपका गठबंधन जो सपा से हुआ है, इसके कारण आए हैं या कांग्रेस में मिले हैं, BSP से मोह भंग हुआ है तब आए हैं? देखिए देवेंद्र जी, जब कोई मुट्ठी बना के चलता है ना, तो कई कारण एक साथ मिल चलते हैं। गठबंधन में हम जानते थे कि जनता की आवाज बननी है, मतभेदों को दूर करके, मनभेद तो हमारे पास था नहीं, हमें मतभेद दूर करके अपने साथ में जनता की आवाज बनना था। क्योंकि जानबूझ के इस देश में आपने देखा होगा शिक्षा बजट पे 8% की कटौती की गई है, जिसपे इनको आगे बढ़ाना था उसमें कटौती की गई है। जबकि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे इस देश के लोग, चाहे वो दलित हो चाहे पिछड़े हो किसी वर्ग के, वो आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा वो ढांचा बनाता है। आप वहाँ पे काट रहे हो और हमारे राजनीतिक वरिष्ठ भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान को देखिए। अरे भाई, शिक्षा में भारत नहीं भागी जाएगा, पाकिस्तान देखिए, क्यों फिर से झूठ, पेपर में क्या भाई, सब कुछ पढ़ के बैठे हम लोग, देख के बैठे हैं, रक्षा मंत्रालय को दे रहे हैं, आंध्रा को दे रहे हैं, शिक्षा वाले क्यों कम कर रहे हैं? जहाँ पे देश की आवाज बनती है, आप कहते हैं क्या, कौन सा झूठ बोला मैंने अश्विनी भाई? चलिए सुनी जी, बताइए कौन सा झूठ, क्योंकि अब समय कम है, समय कम है। हम बात सम्मान करते हैं इनका। जी जी, 6 महीने का बजट है। अभी जो इसके पहले जो बजट पेश किया गया था, जरा उसको भी पढ़िए और पूरे 1 साल का बजट लेकर चलिए।
फिर बात करिए सुधा जी, ऐसे बात आधी अधूरी नहीं होती है। ये बजट आपको 6 महीने का है, कभी अभी फरवरी में जो बजट पेश किया गया था उसको भी पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लेंगी तो जो है आप पढ़ी लिखी है। देखिए आपके दल का कोई दूसरा होता, ऊर्जावान कोई दूसरा होता तो मैं ये बात ना कहता। आप तो खुद शिक्षा में हैं, तो शिक्षा में है तो आप पिछला बजट से फरवरी में जो हुआ था उसको भी लीजिए और इसको भी पढ़िए, दोनों मिलाकर पढ़ लीजिए आप एक बार, बहुत से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। चलिए जी, ये लोग पिछले प्रधानमंत्रियों को नहीं मानते हैं, लेकिन बजट में पिछला पढ़ा जाए, आज का न पढ़ा जाए, क्या करके है। चलिए क्योंकि अब बस समय नहीं है, नहीं तो एक विधानसभा और हमारे पास बच गई थी शीशामऊ जी, शीशामऊ पर भी हम बात कर लेते, लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं है। चर्चाएं अच्छी रहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। खासकर रविंद्र जी से क्षमा मांगेंगे कि आपको बहुत कम समय मिला, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते रहे, इसी तरह मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनाव में क्या होने वाला है, कौन सी जातियां, कौन से समीकरण बनने वाले हैं और क्या होने वाला है, इसी का आकलन हम कर रहे हैं। हालांकि CSDS रिपोर्ट से अगर जो मिलाकर के देखा जाए तो जातीय समीकरण किस तरह से सटीक बैठ रहे हैं, उस पर राजनीतिक पार्टियों को क्या कुछ कहना है, हम सब आपके सामने कर रहे हैं। अब और भी जो सीटें हैं शेष, इस पर भी हम अगले अंक में चर्चा करेंगे, लेकिन इस अंक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।